फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, हम हर मामले में मशावरत करते हैं। वी आर ऑन वन पेज और इखलास के साथ मेहनत कर रहे हैं दिन रात। यही कोऑर्डिनेशन, यही हमांगी पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में अगर आइंदा भी होगी तो पाकिस्तान वजह सरिया पे होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, फिर उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी है, फिर क्रिकेट भी है, और इससे मुतल्लिका और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डेफिनेटली आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आज के हमारे मौज़ूआत क्या होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर सैफ साहब हैं, बशीर हैं, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, और साथ साथ क्योंकि आज गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के साथ एक तवील मुलाकात हुई है, तो इसलिए बैरिस्टर साहब से पूछ रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड क्या है और जलसा कामयाब था या नाकाम था। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आज मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद गंडापुर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे गंडापुर साहब से कि जलसा अच्छा नहीं हुआ और जो मेरे अहकामात हैं उनकी आप पैरवी नहीं करते। देखें, मुलाकात बिल्कुल तकरीबन 6 महीने बाद हुई है। आखिरी मुलाकात इससे कबल 2 अप्रैल को हुई थी और आज 29 सितंबर को उसके बाद मुलाकात हुई है, तो यकीनन एक खासा तवील अर्सा गुजर गया। लेकिन जहां तक नाराजगी का ताल्लुक है तो नाराजगी की तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, और हाँ, गंडापुर साहब ने हमेशा खान साहब के अहकामात को जो है मनोवन तस्लीम भी किया और उस पर अमल पैरा भी हुए। अलबत्ता मुलाकात जो है वो तफसील से इसलिए हुई कि एक तो क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया था बीच में और काफ़ी चीज़ें खान साहब को ब्रीफ करना उस पर ज़रूरी था, तो उसमें खास तौर पर जो हमारे सूबे में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल है उस पर काफ़ी तफसील से ब्रीफिंग हुई थी। उसके अलावा फिर जो माशी सूरत हाल है, हमारा बजट और उस हवाले से जो मुख्तलिफ रकूम मुख्तस की गई हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से, उसमें भी खान साहब का अपना एक विजन है, वो डिस्कस करते रहे। थिर्डली फिर यह है कि जो हमारी काबीना और मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी, इस हवाले से भी बातचीत हुई। तो ये है, बाकी ये सच तो कोई नाराजगी तो खान साहब की नहीं है। अलबत्ता यकीनन एक काफ़ी अरसा चूंकि गुजर गया था तो काफ़ी चीज़ों पर खान साहब ब्रीफ थे नहीं, और बराह रास्त चूंकि अलीमीन गंडापुर साहब को मौका नहीं मिल रहा था उनको सिचुएशन पे तफसीलात बताने का, तो वो चूंकि आज मिली है तो कई चीजें जो खान साहब के ज़हन में अगर कोई इश्यूज थे तो वो भी क्लियर हो गए। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा क्या कैबिनेट के अंदर तब्दीली आ रही है? इमरान खान साहब ने कहा है कुछ लोगों को निकालें और कुछ लोगों को डालें। देखिए, वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से बिल्कुल बात हुई है, तफसील से बात हुई, और उस सिलसिले में फिर खान साहब ने यही कहा कि जो भी इस हवाले से कोई फैसले करने हैं निकालने या नए वज़रा लेने के हवाले से, या जो मौजूदा वज़रा हैं उनके हवाले से रीशफलिंग की, तो उस सिलसिले में अलीमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा है कि आपको इख्तियार है, आप जो भी मुनासिब समझते हैं हालात में आप डिसाइड किया करें। खान साहब को बहरहाल ब्रीफ कर दिया गया है। अब उसके बाद यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक जो भी फिर फैसला करना चाहे वो उनकरीब फिर आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, कितने वज़रा को फारग किया जा रहा है, कितने लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है कैबिनेट में? मैं यकीन से और बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ इस मसले पे कोई बात नहीं हुई अलीमीन साहब की, क्योंकि वो इस्लामाबाद में है, मैं पेशावर में हूँ, और इंशाल्लाह जब चीजें सामने आएंगी तो आपको बताएंगे। अच्छा, ये फरमाइए, ऑपरेशन के मामले में इमरान खान साहब का एक व्यू था और लगता है कि आज उस व्यू में शिद्दत आ गई है, और गंडापुर साहब को कहा गया है कि किसी कीमत पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ना टारगेटेड और ना इंटेलिजेंस बेस्ड और ना मैसिव। लेकिन जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है तो पहली बात तो टोई साहब यह है कि खैबर पुख्तनख्वा में एज सच कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आपको भी इल्म है, आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, चीजों पे आपकी गहरी नजर है। कोई एज सच कोई मैसिव ऑपरेशन लार्ज स्केल में नहीं हो रहा। अलबत्ता जहां दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला मिलती है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इतनी हद तक तो ये हो रहा है मुख्तलिफ इलाकों में जहां पे भी वो हैं, खासतौर पर साउथ के कुछ अजला में। अब रह गई बात अमन अमान के ओवरऑल सूरत हाल पे, तो उसने खान साहब काफी फिक्रमंद भी हैं, उन्हें तशवीश भी है, और अमन अमान की सूरत हाल पर काफी तफसील से बात हुई, उनको ब्रीफ भी किया गया। उन्होंने अलबत्ता ये जरूर कहा कि जो मुख्तलिफ फरीकैन हैं इस पूरे तनाज़े में, उनके साथ मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात को जरूर जो है वो फोकियत और तरजीह देनी चाहिए, और खास तौर पर अफगानिस्तान के मामले में अफगान हुकूमत के साथ रब्ता और अफगानिस्तान को एतमाद में लेकर अमन के लिए और सिक्योरिटी और जो यहाँ पे दहशत गर्दी की सूरत हाल है उस मामले में
अफगानिस्तान की हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए और उनकी सपोर्ट हासिल करनी चाहिए। और सीएम साहब से ये कहा कि आप जरूर कोशिश करें कि आप उनके साथ एक राब्ताकारी का जो सिलसिला है वो आप अपना जारी रखें। ठीक, आखिरी सवाल आपसे बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, जलसा तो आपका बड़ा अच्छा था क्योंकि जाहिर है आपका होम टाउन है, आपका सूबा है, और जलसा जाहिर है गैदरिंग भी ठीक थी, लेकिन ये सवाल किया जा रहा है कि वेन्यू ठीक नहीं था, वहाँ पे जाहिर है बकर मंडी थी, वहाँ पे बू आ रही थी, वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा थी, लोगों को जो पार्किंग है वो बहुत दूर थी, 3 किलोमीटर लोगों को पैदल आना पड़ गया आगे, और उस वजह से मिसमैनेजमेंट बहुत हुई वहाँ पे। अब देखें चौधरी साहब, किसी भी प्रोग्राम और इतने बड़े इवेंट में जहां पे आप हजारों लोगों को एंगेज करते हैं और वो आते हैं, उसमें जरूर कहीं ना कहीं पे तो चीजें वो हो जाती हैं। एक अगर आप किसी शादी में वलीमे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई चीज लूज हो ही जाती है। ये जो गाड़ियों की पार्किंग का इशू था, ये चूंकि सिक्योरिटी का भी मसला होता है, गाड़ियों को करीब पार्क करना सिक्योरिटी हैजर्ड भी होता है, ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाती है, तो उस वजह से ये हमेशा जब भी पीटीआई के जलसे केपी में हुए हैं उसमें तो यही होता है, कुछ फासले पे पार्किंग होती है और लोग पैदल आते हैं। मैं खुद कई बार पैदल इसी तरह 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का फासला तय करके गया हूँ। रह गई बात इसकी कि ये बू वाली बात, तो पेशावर गुंजानाबाद शहर है, उसमें एक बड़ा ग्राउंड ही यही एक है, और इसी में हमें हमेशा हमारे पहले भी जलसे होते रहे हैं। इसको बड़ा गौर से और सर्च करके इसको सिलेक्ट किया गया था। यकीनन इस तरह की शिकायत आई हैं लोगों की तरफ से, लेकिन बहरहाल पार्टी के कारकुनों को बुलाया गया था, जाहिर है वो इतनी तकालीफ तो बर्दाश्त करते हैं पार्टी के लिए, और मेरे ख्याल में कोई इतना इशू नहीं था जिसकी वजह से जलसे के इनेकाद पर असर पड़ता। ठीक हो गया बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हुए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने जो क्रिकेट मैच है उसको ऑपरेशन सिंदूर डिक्लेयर कर दिया, और उसके बदले में फिर ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट की। उन्होंने कहा जी अगर आपके लिए फ़ख्र का पैमाना जंग है तो तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपकी ज़िल्लत हमें शिकस्तों को रिकॉर्ड कर चुकी है, कोई क्रिकेट मैच इस सच को नहीं बदल सकता। और इसके साथ साथ जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो एक नया क्राइसिस है ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट हो गया है कि क्रिकेट है या फिर जंग है। तो ये इस हिस्से में हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की सफारती कामयाबियां उसके ऊपर भी डेफिनेटली बात करेंगे। तो राना साहब, आप ज़ाहिर है एक ऐसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, राना आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़, और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर हैं। तो राना साहब, आपका ताल्लुक़ क्योंकि पीटीआई के साथ है, वो और पीटीआई ज़ाहिर है एक ऐसे कप्तान की पार्टी है जो क्रिकेट खेलते रहे पूरी ज़िंदगी, ये क्रिकेट के अंदर हो क्या रहा है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया चौधरी साहब। क्रिकेट के अंदर जो हो रहा है, जो वही हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तनज़्ज़ुली। मुझे आप बताएं ना कि पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान में किसी एक, मैं रिपीटेडली लोगों से पूछता हूँ, किसी एक मुझे कोई इंडिकेटर इकोनॉमी का, किसी और चीज़ का मुझे आप बताएं। आप क्रिकेट टीम का आप रैंकिंग देख लें, आप T20 में आप 7वें नंबर पे, 7वां नंबर आखिरी नंबर ही होता है। लेकिन वर्ल्ड कप में ये सॉरी माजूद करता हूँ, फाइनल में पहुंचे हैं, ये बड़ी मेहरबानी। और इंडिया से 3 के 3 मैच हम हारे हैं, इसके बावजूद फाइनल में पहुंचे। वो बाकी टीमों की माशा बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे नीचे हुई है, लेकिन देखें T20 में 7वीं रैंकिंग है हमारी, टेस्ट में भी 7वीं है, और वनडे में 5वीं रैंकिंग है। मतलब ये वो टीम थी जो कि दुनिया में वर्ल्ड क्लास टीम होती थी पाकिस्तान की, और 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग दूसरे-तीसरे नंबर पे थी, जो आज 7वें नंबर पे जा चुकी है। तो पहले तो ये मैं तेरा क्रिकेट का बताऊंगा कि हमारी, ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी टीम ने ज्यादा मायूस किया है या नरेंद्र मोदी की ट्वीट ने मायूस किया? नरेंद्र मोदी से हमने क्या खुश होना या मायूस होना, वो तो ऑब्वियसली हमारा एक हॉस्टाइल कंट्री है, एक हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उससे हमने क्या है, हमें तो अपनी टीम से गर्ज है ना। नरेंद्र मोदी से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेना देना तो उनको और जिनके साथ उनके ताल्लुकात होते थे, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऑब्वियसली वो एक अपनी खिदमत मटाने के लिए इस तरह की, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जरा साड़ फकने की कोशिश कर रहा है, उसको तो इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन हमें अपने इनवर्ट देखना चाहिए, बजाय कि हम इसको एक डिस्ट्रैक्शन देखें कि कल आपकी टीम, आप 3 मैच हम हिंदुस्तान से हार गए हैं। सबसे बेहतर तरीका तो ये था कि हम हिंदुस्तान को हराते। और मैं आपको बात बताऊँ, जब इमरान खान साहब कप्तान थे ना, तो 26 में से 21 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया में रहा था। हमें याद है जब हम बड़े हो रहे थे, बल्कि जब हम छोटे भी थे, बड़े हो रहे थे, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो एक गारंटेड मैच होता था कि पाकिस्तान ने जीतना है, ठीक है। और अब ये अदर वे राउंड हो चुका है। तो एक तो ये है हालात हमारी क्रिकेट के हैं, जब क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये क्रिकेट टीम के कैप्टन जितने पाकिस्तान में बदले जाते हैं,
सीरियसली इतनी तो हम अपनी वास्कटे नहीं बदले जितने इन्होंने अपने कप्तान बदले। टीम जब कोई सिलेक्शन किसी मेरिट पे नहीं होगी, कोई निज़ाम नहीं होएगा, आप मुझे देखे ना कि आपका पूरा का पूरा जो पीसीबी का ढांचा है, देखिए मैं खुद एक क्रिकेट का शौकीन हूँ, क्रिकेट को समझता हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं कि क्रिकेट हो किस तरह से रही है। हाँ सही बात। शेषा ये देखिएगा सर, ये मसलन इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपके पास बड़ा सरमाया चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कानून बनाना है आपने, माइंडसेट बदलना है आपने, इसी तरह बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए आपने पूरा सेटअप चेंज करना है, जंग लड़ने के लिए आपको बहुत वेपन चाहिए, बड़ी फौज चाहिए। क्रिकेट ठीक करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक तवज्जो चाहिए, और वहाँ पर क्यों मार खा रहे हैं? मैं खुद क्रिकेट से बड़ा जो इंटरेस्ट रखता हूँ। एक बाल कल भी हमने देखा, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, देखिए मैच है, मैच में हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन जिस तरह जीता हुआ मैच जीता हुआ, और कई मौकों पर पाकिस्तान जीता, और आखिरी 2 बॉल पहले तो ये तो अब ठीक है, इंडिया की एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उनकी अच्छी टीम है, सर हम भी वर्ल्ड चैंपियन है या जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियन टीम है उनकी, हम भी रहे हैं, लेकिन आजकल तो नहीं है ना जी। हाँ, तो ये अफसोसनाक बात है। ये जो मैच पहले 2 मैचों में तो कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये जो कल का मैच हुआ है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और आखिरी मोमेंट तक, यानी जो आखिरी 2 बॉलों तक चला जाए, कोई भी टीम जीत सकती हो, तो वो तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच होता है। T20 में तो बहरहाल हार जीत होती है, और बेहतर होना चाहिए जरूर। आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं कि वो सब कहते हैं 25 करोड़ लोगों को ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा, ये 11 खिलाड़ी हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें चंद महीने चाहिए। नहीं, हर सेक्टर में देखिए ना, अभी ठीक किया है ना, आपने देख तो लिए 4 दिन की ये जो जंग हुई है इंडिया से। अभी मैं क्रिकेट टीम को फौज के हवाले कर दें आप सर, आप ही ठीक देखिए, वो ऑलरेडी फौज तो हर महकमे में करती है। 11 बंदे हैं, ज्यादा 20 खिलाड़ी उनके हवाले कर दें, जहाँ बेहतर काम हो रहा हो ना, तो कोई हर्ज नहीं होता, कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी मैं गया हुआ था जॉर्डन में, वहाँ पे तमाम मुस्लिम ममालिक की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सरबराह आए हुए थे, तकरीबन 20-22 से 37 मुल्कों में 20-22 जो है उनकी जैसे हमारी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके, और उन्होंने वाहिद पाकिस्तान के मुझे मिनिस्टर BOI को बुलाया है। मैंने इज्जत देखी है, पहले पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान बड़ा परसेप्शन, जो 1999 में इज्जत हुई थी और अब दोबारा हकीकत है, वो हमारी तरफ अब देख रहे हैं। और जो कुछ अभी सऊदी अरेबिया से हमने किया है दफाई मुआहदा, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाकी देखिए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, एक ये हमारे साथ साथी है, डेमोक्रेटिक बड़ी पार्टी है, और लेकिन आज भी देखें ना, इन्होंने वहाँ पे असम्बली में जिस किस्म का PTI का रवैया था, अब वो कह रहे हैं कि एक्शन बंद करें। आज पूरा वो कोई प्रोग्राम, उन्होंने कोई काम नहीं होने दिया कौमी असम्बली में, वो कहते थे एक्शन बंद करें, यानी जो अफवाज हमारी शहादतें दे रही हैं, जो ऑपरेशन बंद करें पूरा, जो भी आपके PK में और ये कर रहे हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि ये हम कहाँ मोरल अपना कर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये देखें, ये जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की जनरल असम्बली में मीटिंग्स हैं, और जिस तरह वहाँ पे तकरीर की उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उनका वालहाना इस्तकबाल किया, वेलकम किया, और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर का क्लेम है कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र क्यों नहीं आती? चौधरी साहब देखें, मैं आपको एक थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताऊँ। देखिए, पाकिस्तान का जो रियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। हमने फिक्स करना है, अब ये जो मुल्क इतना बड़ा मुल्क, 250 मिलियन का मुल्क हो चुका है, 5वां बड़ा मुल्क है, क्राइसिस यहाँ पे है। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें कि ये, जैसे शेख साहब मेरे बुजुर्ग हैं, जैसे बात कह रहे थे कि ये इस तरह की बातें हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने लोगों को भी तो कोई एक अच्छी गुड लिविंग तो देना। क्या कितनी देर हम ये बातें करते रहेंगे? मैं आपको बात बताता हूँ, स्टेटस में बताता हूँ कि 99 के अंदर जब ये सदी शुरू हो रही थी, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट सिर्फ $4.5 बिलियन थी और पाकिस्तान की $10 बिलियन थी। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $65 बिलियन से ऊपर है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है सिर्फ $30 बिलियन। इसका मतलब कि 25 साल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 3 गुना बढ़ी है और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट तकरीबन 14 गुना बढ़ी है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमने कितने अपने स्टेबिलिटी होगी तो नहीं, स्टेबिलिटी मैं बताता हूँ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे, अब उसकी तरफ चले जाते हैं। कर्जों की जो शरह है, देखिए तकरीबन पिछले 3.5 साल के अंदर इन्होंने तकरीबन $150 से $200 बिलियन के इक्वलेंट
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ डोमेस्टिक कर्जा जो कि पाक रुपीज़ में है और कुछ एक्सटर्नल कर्जा है जो इन्होंने इकट्ठा किया है वो तो 150 से 200 बिलियन डॉलर के दरमियान में इकट्ठा किया है। कहाँ से आपका डेट जो था आपका तकरीबन 44,000 अरब रुपया था, आज तकरीबन वो 90,000 अरब के पास पहुंच चुका है। इसका मतलब जितना कर्जा आपने पहले 75 साल में लिए थे उतना इन्होंने 3 साल में कर्जा ले लिया। तो पाकिस्तान तो एक डेट ट्रैप के अंदर आ चुका है। टैक्सेस की जो शरह है, टैक्स आपने लोगों पे इतने लगा दिए कि इकोनॉमी आपकी बिल्कुल अब जामद नहीं है, बिल्कुल अब ये कैसे शेख साहब बिल्कुल अगर आपको प्राइवेटली भी बता देंगे हालात क्या है। ये तकरीबन 4 साल हो चुके हैं इस पीडीएम की ये जो तजर्बाकार जो हुकूमतें 4 साल से ये बैठे हुए हैं। मुझे बात बताएं पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, 1.25% 1.5% ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आपकी इस साल आपकी सारी एग्रीकल्चर क्रॉप आपकी नीचे गई हैं। उसके अलावा कर्जों का आप हुजम देख लें। तो मुझे आप बात बताएं कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर वर्ल्ड बैंक की अब नई जो रिपोर्ट आई है उसने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल बिल्कुल फेल हो चुका है। 45% लोग आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। मुझे बात बताएं कि अगर तो फोटो ऑप से कोई होता तो शहबाज शरीफ साहब इस टाइम दुनिया के सबसे कामयाब उम्मीदवार, अगर दौरों से कुछ होता, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग हम इनको खुद कहेंगे कि पाकिस्तान कम आया करें अगर इस साथ कुछ। आप अली खिजर बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर की रिपोर्ट है, फीस पाशा ने कहा है कि 1974 के बाद 51 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं देखें इन्होंने जैसे कहा कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, उसका मकसद ये है। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं दोबारा, अगर ये 15 सीटें जीत जाएं तो मैं कहूँ 15 सीटें ये जीत जाएं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम इनको हुकूमत दे देंगे। और ये 15 जीत जाएंगे, मैं आपको पहले कह रहा हूँ नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये पहले भी तकरीबन ये पहले ये 2 थे जीतने के चक्करों में थे ना, ठीक है, तो 17 थी। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने आपने कहा स्टेबिलिटी, देखें स्टेबिलिटी तो एक ही तरीके से आती है, 2 तरीके हैं। एक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं कि जिन लोगों को आवाम चुने वो आके पॉलिसी मेकिंग बनाए और वो लोगों को एड्रेस करें। जब आपको पता है कि हमारा तो वोटों से ताल्लुक कोई नहीं है तो फिर आपको क्या परवाह है कि कोई इकोनॉमी मूव करे या ना करे। लेकिन वो फ्लो है, हाइब्रिड गवर्नमेंट है, वो खुश हैं, वो कहते हैं जी इसके साथ तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं, दौरे बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मीटिंग्स बड़ी अच्छी चल रही हैं, तस्वीरें बड़ी अच्छी चल रही हैं, बयानिए बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो तो बहुत ज़्यादा को उम्मीद अफसा नहीं है। आज आपने एक बड़ा अच्छा बिल इंट्रोड्यूस करवाया आसान कारोबार का, कम से कम गवर्नमेंट यही कर ले तो मामला सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के वो नहीं, जो कोई हम तवक्को कर रहे थे वो आराज नहीं है। अब इलेक्शन तो मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं, 2018 का भी इलेक्शन लड़ा है, 2024 का भी लड़ा है। क्या हुआ, हम फेयरली बैठ जाए ना, दोनों इलेक्शनों के बारे में कोई ना कोई बना लें कि तरीकाकार भाई क्या उसमें हुआ क्या था। हम सिर्फ इलेक्शनों को लेके बैठे हुए, कोई शक नहीं है 2018 में भी वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे तो मीटिंग होगी ना आपकी। नहीं, सिर्फ इमरान खान ही एक इनकी पार्टी में है, इनकी जो बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी में तो वही है। ये तो कोई बात ना हुई कि पार्टी क्या हुई है तो इंसान एक शख्स के ऊपर हुआ ना। तो सर आपकी पार्टी भी एक शख्स के ऊपर है ना। नहीं तो ये तो आप कह रहे हैं उनको रिहा करें, वो तो बात नहीं है कि इनके लोग मौजूद हैं, इनके बहरहाल वो लंबी बात हो जाती है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 14 साल बाद हम पहली बार बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव हुआ है। हर बार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आप समझते हैं टोटल, तो वो बहुत बड़ी बात है। और फिर दुनिया की ये छोड़ के गए थे IMF, बिल्कुल हम मानती ही नहीं थी, नाराज हो गए थे, डिफॉल्ट हो रहा था। अब मैं खुद उस वक़्त इनके जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन, मैं बार बार कहता रहा स्टेट बैंक से कि 150 लोगों को इन्होंने 3 बिलियन, क्यों पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, ये फैक्ट है, $3 बिलियन जीरो रेट पे 10 साल के लिए टर्फ पे दे दिया अमीर आदमियों को। ये बातें तो करते हैं कि ये फलान, ये फैक्चुअल पोजीशन है, मैं जानता हूँ, उसमें मेरे तल्लक वाले भी हैं, सारे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। 150 लोगों को $3 बिलियन जीरो रेट पे 10 साल के लिए टर्फ पे दे दिया। अब पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं था पहले ही, तो कहाँ से हम IMF ने तो इनसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये IMF, असद मेरा दोस्त है कराची का ही, असद को बार बार समझाता रहा कि जल्द से जल्द, मैं उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का था चेयरमैन और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको कहते जल्दी IMF के बाद क्यों अपने आप को ख़राब कर रहे हो। बहरहाल
कई बार ये बातें हो चुकी हैं। अब इस वक्त रेटिंग कंपनी सारी पाकिस्तान की रेटिंग को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, लोग क्या कहते हैं, ये सब गलत बात है कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर नहीं है इकॉनमी का। आखिर इंडस्ट्री बढ़ती है तो सब है। आज आप देख लीजिए 1,63,000 साढ़े 63,000 पे हुआ है, इनके दाम में 40,000 होगा या 50,000 होगा। तो ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहे हैं, ये ठीक है कि मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन भी और बेहतर होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ नीचे के लोगों को अमीर और गरीब का फ़र्क हुआ है, जो हकीकतें हैं उन्हें माननी चाहिए। हमें मिलजुल के ये डेमोक्रेटिक पार्टी अगर ये झगड़े ही करते रहेंगे, आज मतलब इन्होंने पूरा हमारा इजलास नहीं चलने दिया, जो मैंने बिल पेश किया, जो आपने बिल की बात की, अब मैंने वो आसान प्रोग्राम, आसान कारोबार का स्कीम दी है। पहली बार ये जो जितनी इजाजतें हैं, परमिशन हैं, जगह जगह पाबंदियां हैं, ये आज से 50 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए। हम आपस में टैक्स कितना 70% तक टैक्स चला गया जी आपका जी। और बात और आम जो सैलरी 65%, लेकिन हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आती नहीं है। जब तक वो नहीं आएगी वही टेक्नोलॉजी आना चाहिए। कर रहे हैं सारी हुकूमतों ने जो कंसिस्टेंटली किया। कोई एक वक्त की मैं किसी एक को मोरल इल्जाम ठहरा दूं, ये तो टोटल अभी तक के हालात है ना, हमारे सामने है। हमने माहौल ही नहीं पैदा किया जब तक हम करते रहे इम्पोर्ट। जब आप लोकल के लिए करेंगे ना तो फॉरेनर का भी हो जाए। सही कह रहे हैं। जब आप लोकल को स्क्वीज कर रहे हैं कि तुम काम क्यों कर रहे हो, जो बंदा काम करता है पूरी सोसाइटी पैंटा लगाती है, पूरी गवर्नमेंट उसको पैंटा लगाती है। तो जब लोकल के साथ ये होगा तो लोकल को तो मैंने आपको बताया कि बड़ी इंडस्ट्री जो है उसने 9.5% इन 3 महीनों में ग्रोथ की है, अभी उसमें एडिशन की है। फिर 1,63,000 रुपया स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ है, तो बड़ी इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है ना साहब। ये वैसे स्टॉक एक्सचेंज तो वैसे कमाल है, इसमें कोई शक नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इन्होंने बड़ा मसला हल किया है, जो पिछले 15 सालों में नहीं हो सका, तो काम तो इन्होंने किया वैसे। जी जो चोई साहब, मैं जरा आपके सिर्फ 2-3 मिनट में चाहिए ताकि मैं तफसीलन जवाब दे सकूँ शेख साहब की बातों का। पहले तो आपने कहा कि स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट इंडिकेटर उन मुल्कों के अंदर है जहाँ पे स्टॉक मार्केट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई हो। सर आपके दौर में था इंडिकेटर ये? नहीं, मैं आपसे साहब कहते थे स्टॉक एक्सचेंज को देखें। मैं आपको अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्टॉक मार्केट का जो डॉलर के अंदर मार्केट कैप का लेवल है वो वही है जो 2021 के अंदर है, तो इतना हमें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लोगों के स्टॉक मार्केट के जो बात सही नहीं है, जो टोटल अकाउंट है वो 2,50,000 लोगों के अकाउंट है। इसका मतलब कि 1% जो उनमें से एक्टिव, इसका आधा भी एक्टिव नहीं है। पहले मैं कोई बात स्टॉक मार्केट का कि कोई इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर तो आपका ख्याल है जली है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए मेरी बात सुने, स्टॉक मार्केट ऊपर जाई जा रही है, इकोनॉमी नीचे जाई जा रही है, तो सर वो जली है। हाँ, तो कोई इसको कोई लिंक कोई नहीं है ना। वो तो एक ना, ये तो वो एक क्लेम तो करे ना जली, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जली नहीं, मैं फिगर को नहीं कह रहा। फिगर आप ये कहें कि इस कमरे के अंदर 4 अमीर लोग बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान अमीर हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो तो एक एलीट क्लब है जिसमें वो लोग अमीर हो गए। अमीरों को तो इन्होंने दिया कर्जा 0% पे। मैं आपको बताता हूँ वो उसका जवाब अमीर रहा कहाँ कौन है। देखिए मैं एक पॉइंट का जवाब दूंगा, आप डिसएग्री करें वो आपका राइट है। देखिए इसके बाद उन्होंने बात की, देखिए वो टर्फ की बात है। देखिए दुनिया में एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में, कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब इकोनॉमी रिसेशन है, दुनिया की तारीख का पिछले 125 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस था कोविड। मैं इनको बताऊं, दुनिया का जो डेट था वो 3 गुना बढ़ गया शेख साहब। तो इसी अगर आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप बिजनेस सारे बैठा देते, बिजनेसमैन को आप सपोर्ट ना करते और आपकी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन में सपोर्ट हो गई। जो पैसे हम तो 22 के अंदर चले गए, उसके बाद तजर्बा कर रहे हैं, 4 साल से तजर्बे ही करी जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो लेबोरेटरी समझ लिया आप लोगों ने। अच्छा, वैसे ये जो आप जीरो इंटरेस्ट पे $3 बिलियन दे गए, वो आपने गरीब आदमी को दिया होगा ना? नहीं देखिए बात सुनिए, मैं बात सुन, मैं आपको कह रहा हूँ, आप क्या करते हैं, आप बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। देखिए ये भी तो कर रहे हैं। मेरी बात सुन, 2008 के अंदर कौन सा, अच्छा उसका रिजल्ट देख लें आप क्या है। 2022-23 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर LSM जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसके अंदर 15% कॉन्ट्रैक्शन हुई, जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जंगों के दौरान कभी इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद ये बातें देखिए, मैं आपको बात चलेगी वो सब कुछ, वो क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने बिजनेस कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया ना, इनको पता था इन्होंने करना क्या ना कि। अच्छा, एक बड़ी इन्होंने शेख साहब ने बड़ी फनी बात की, इन्होंने कहा कि देखिए जी हमने इनको खुद कहा कि आप IMF के पास चले जाए 2018 के अंदर। भाईजान आप इकोनॉमी की जो सूरत, इन्होंने खुद एडमिट किया कि हम इकोनॉमी को वहां पे छोड़ के गए थे कि आपका IMF के पास जाना लाजमी था। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी साल इन्होंने $11 बिलियन इन्होंने मार्केट के अंदर पंप इन किया डॉलर को आर्टिफिशियली रखने के लिए। $11 बिलियन, ये रिकॉर्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जो इकोनॉमी के साथ इन्होंने किया देखिए, और उसके हमने तो सिर्फ 3.25 साल हुकूमत की है।
पिछले 50-60 जब से 1970 से पौने 4 साल नहीं 1970 मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ 3 साल 7 दिन 25 दिन 3 साल 7 माह 25 दिन ठीक है ना, हो गया ना 3 महीने आप हमें 2 महीने और एक्स्ट्रा कर दें और आप 4 साल से हुकूमत कर रहे हैं और उसके बाद 40 साल से यही दो जमातें जो मुकम्मका की सियासत कर रही हैं। 2025 के आखिर में इकॉनमी कहाँ होगी? जहाँ पे देखिए इकानमी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप स्विच ऑफ करें और स्विच ऑन करें। इनसे तो यही तवक्को थी नहीं, हम किसी ने भी ये तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकानमी है, हम सबको मिल के हम सारा सबसे बड़ा झगड़ा क्या है? देखिए चाइना में कहीं जमहूरियत है, कोई इलेक्शन होते हैं, कितनी इन्होंने इलेक्शनों की बात की, कोई इलेक्शन होते हैं, कोई वहाँ पे कोर्ट्स जो है वो फेयर है। मैंने चाइना की 53 साल से चाइना जा रहा हूँ, वो 10% से तरक्की कर रहे हैं क्योंकि आपस में झगड़ा नहीं करते। हमने जितनी पार्टियां भैया सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, इनसे पहले भी पीपल पार्टी और मुस्लिम चाइनीज मॉडल ले आए फिर जब तक ये आपस में एक कसर रह गई है जी, एक कसर रह गई, चाइनीज मॉडल ले आए यहाँ। चाइनीज मॉडल के अलावा ये हमें लाहौर में चर्चा करने की इजाजत, चाइनीज मॉडल के अलावा आप यह बताएं जो ये बात कर रहे हैं ना, जो बात कर रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन असल तो जो गरीब लोग हैं जो 40-45% अब नए इंडेक्स के हिसाब से जो नया उन्होंने क्राइटेरिया बनाया उसके हिसाब से 40-45% लोग हमारे गुर्बत के लगे। तो अब चाइना ने तो 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दी है ना, क्या हम लोगों उन लोगों वो इंसान नहीं है? मैं अब जाता हूँ अपने इलाकों में जो सैलाब की सूरत हाल है, जो गुर्बत बढ़ रही है, जो तो आपका ख्याल है चाइनीज मॉडल बेस्ट है? 50 मेरे ख्याल में उन्होंने रिजल्ट दिया है, मेरे ख्याल में उन्होंने रिजल्ट दिया है, रिजल्ट मेरे ख्याल में वो मॉडल बेस्ट है। अब हाइब्रिड के बाद आम आदमी प्रोडक्ट मेरे ख्याल में वो रिजल्ट बेहतर है जो आम आदमी को बेहतर उनका आधी दुनिया में, फिर आप वोट की इज्जत की बात, आधी दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हर जगह पे वर्केबल है। तो पाकिस्तान में उसका असर आपने देख लिया, यूके से बड़ा देखिए, यूके से ज्यादा कहीं डेमोक्रेटिक है, मैं तो आसान सी बात समझ लीजिए, उनसे ज्यादा कहीं कोटे फ्री हैं, वो उनकी हालत जो है आप देख लें यूके में इससे भी ज्यादा बेहतर है ना, बादशाहत ले आए यहाँ पे। नहीं वो जो ले आए लोगों की फलाह, मैं कहता हूँ जो भी सिस्टम ले आए, बादशाह भी है, जब तक हम लोगों की है ना वो सबसे देखिए मेरा सेंट्रल पॉइंट ये है कि सिर्फ एक ही मुल्क में आप कोई और मुल्क बता दें जिसमें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालो। गुर्बत से हम तो गुर्बत बढ़ा रहे हैं हमारे सिस्टम में, चाहे इनके वक्त का हो चाहे अभी का हो, गुर्बत तो बढ़ रही है ना। असल मकसद तो ये था कि आम आदमी को फलाह मिले, नहीं हमने किया। बेसिकली आखिरी लम्हा इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी के जो वेटरन्स हैं, एक तो वेटरन हमने देखा, एक वो बड़ा जिसको मेहदी हसन एक बड़ा रिनाउंड जर्नलिस्ट ने उसके साथ वो जो फॉर्म 47 का इंटरव्यू कर दिया ना, वो एक्सपेक्ट करते कि फॉर्म 45 का इंटरव्यू कर दिया, वो एक्सपेक्ट कर फॉर्म 47 का इंटरव्यू का। ख्वाजा आसफ साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ख्वाजा आसफ साहब ने वैसे जवाब अच्छे दिए हैं जो वैसे। अच्छा पाकिस्तान में वाहिद आदमी है, आप उनको फोन करके बताएंगे मुझे सर आपके जवाब पसंद आए, ठीक है। तो मैं ये कहना ये चाहूँगा, देखें उन्होंने कहा कि ये वो बेसिकली इनका लीडर आज तक मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि वोट को इज्जत दो, बड़े डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, इन चारों साहब ने गले फाड़ के बताया कि लोगों को कि जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाएगी तो तुम लोग अब ये पिछले 1.5-2 साल से कहने शुरू हो गए कि वोट को अब रहने ही दे। वो मेरा ख्याल जो इन्होंने 8% दिखा, अभी नहीं, इन्होंने कहा अब इज्जत को भी उनका छोड़ दे, उन्होंने कहा कि बस अब छोड़े। अब वो एक पहले हाइब्रिड की बात की, आज शेख साहब ने ख्वाजा साहब ने हाइब्रिड की बात की, अब इन्होंने सारा सिस्टम ही अपने चाइनीज मॉडल ले। ठीक हो गया, खत्म हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खासतौर इसके बाद क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब होंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मिर्ज़ा इकबाल बेग हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं और आपने इनको सुना भी डेफिनेटली होगा। बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है उसका कोई फ्यूचर है अब या नहीं है? क्रिकेट टीम के साथ क्या सलूक होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। अब मुस्तकबिल तो बजाय रोशन होने के तारीख नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से हम बुरी तरीके से हार रहे हैं, आप देखें हम आयरलैंड से हारते हैं, अमेरिका जैसी नौबारी टीम से हारते हैं, उसके अलावा बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, इन टीमों से हम हार रहे हैं, तो उससे तो आपको मुस्तकबिल ज्यादा रोशन नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही एशिया कप में, उस कारकर्दगी को देखते हुए टीम में अगर कुछ तब्दीलियां की जाए, खासतौर पर फाइनल में जो कारकर्दगी पाकिस्तान ने दिखाई, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया,
तो उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान को, चूंकि अब वर्ल्ड कप है 4 महीने के बाद फरवरी में भारत और श्रीलंका में, तो पाकिस्तान को अपनी टीम का कप्तान भी तब्दील करना होगा और साथ ही साथ टीम में तब्दीलियां भी लानी होंगी अगर हम आगे की तरफ सफर जारी रखना चाहते हैं। तो मतलब क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए साहब? देखिए, सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका बैटिंग ऑर्डर, और आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया, ये बुनियाद बना करके उनका स्ट्राइक रेट कम है। तो आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसका तो बहुत कम था स्ट्राइक रेट, 87 का रहा। उसने 7 मैचों में 6 में उसकी बारी आई, 72 रन स्कोर किए एशिया कप में। तो एक तो वो टीम पर बोझ है, 11 रुकती टीम में उसकी जगह नहीं बनती, और उसके अलावा उसकी वजह से टीम का बैटिंग लाइनअप जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो सलमान अली आगा मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट के और वनडे के, उनको वहां तक रखा जाए, नया कप्तान लाया जाए। मेरी नजर में शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त कप्तानी के मौजूद तरीन उम्मीदवार है। उसकी वजह यह है कि उनको अब से तकरीबन 2 साल पहले सिर्फ 5 T20 में लास्ट ईयर उनको कप्तानी दी गई, लेकिन जब नकवी साहब आए तो उनको हटा करके बाबर आजम को दोबारा ले आए, और बाबर आजम को हटाकर रिजवान, और रिजवान के बाद सलमान अली आगा। तो ये कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम जो है, इससे भी पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंच रहा है। मेरिट पर लड़के सेलेक्ट करें, सिलेक्शन कमेटी बेहतर हो, जब ही हम बेहतर कर सकते हैं चौल साहब। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, जो मोदी ने इसको ऑपरेशन संदूर बना दिया क्रिकेट को, और जो उनकी ट्वीट है वो अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, मोहसिन नकवी साहब का जवाब भी डिस्कस हो रहा है, तो ये इंडिया कहां लेके जाना चाह रहा है इस क्रिकेट को और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? देखिए चौधरी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, वो इंतहा पसंदी तो अपने नुक्ते उरूज पर तो पहुंच गई, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम कोई बाहमी सीरीज, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे बस उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन यहां तो उन्होंने हद कर दी, हर आदमी इस पर लान तान कर रहा है कि मोदी साहब, इसका मतलब है क्रिकेट में ये सियासत को लेकर आ रहे हैं और सियासी अखाड़ा बनाने जा रहे हैं। जो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच है गौतम गंभीर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, और इंतहा पसंदी अपने नुक्ते उरूज पर है। जो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, वो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा है, और 37 बरस की उम्र में वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया। तो मोदी साहब की इन्वॉल्वमेंट है। कल भी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, तो वो यही था कि उन्हें हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था, और फिर उनकी टीम मैनेजमेंट ने कन्वे किया। मेरे ख्याल में क्रिकेट जो जेंटलमैन्स गेम था चौधरी साहब, अब उसको ये एक ऐसी दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है भारत अपने पैसे के डोम में, कि जिससे क्रिकेट जो है, पूरी दुनिया की क्रिकेट बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये ट्रॉफी ना लेने का फैसला इंडिया ने इंतहाई गलत नहीं किया? क्योंकि पहली मर्तबा हुआ है तारीख में कि एक जीती हुई टीम बगैर ट्रॉफी के अपने मुल्क वापस जा रही है। बिल्कुल, उसकी 2-3 वजूहत है चौधरी साहब। एक तो वही समझते हैं कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, फिर पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। अब तक भारत को हजम नहीं हुआ जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था, कि जिसके जरिए उनके तैयारे गिराए थे, तो वो अब तक उसको जख्म को जो है ना, वो अब तक उनका मुंदमिल नहीं हो सका है, और वही अपने दिल में लिए बैठे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। उसकी वजह यही हो सकती है, क्योंकि जो उनके खिलाड़ियों, सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद जिस तरीके से अपना सियासी बयान दिया, उसको तो 30% वो फाइन करके छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सियासत जरूर इन्वॉल्व है, और वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये किया है। वरना मैंने अपने सहाफती कैरियर में चौधरी साहब आज तक कहीं नहीं देखा कि विनिंग टीम जो है वो ट्रॉफी लेने ना गई हो। सारे लोग पोडियम पर खड़े हुए थे, गेस्ट जितने भी थे, और उनके खिलाड़ी मैदान में घास पर बैठे हुए या तो वीडियो बना रहे थे या वो सेल्फीज बना रहे थे। ये क्रिकेट के लिए बड़ा शर्म का मकाम है। मैं समझता हूँ कल ये क्रिकेट की, बैनुल अक़वामी क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन था। अच्छा, ये फरमाइए, एसीसी या फिर आईसीसी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता?
देखिए चौधरी साहब, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह वो भारतीय, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता वो भारतीय, फिर फाइनेंस डायरेक्टर मीडिया, बेशुमार लोग सब भारत से ताल्लुक रखते हैं। और भारत चूंकि 75% आईसीसी का जो शेयर रेवेन्यू है वो जनरेट होता है भारतीय स्पॉन्सर्स के जरिए, तो इसलिए भारत को अपने उस पैसे पर बड़ा जोम है और वो डोमिनेट कर रहा है। अब आप देखेंगे हमारे साथ सिर्फ बांग्लादेश है, मौजूदा सियासी हालात की वजह से वो हमारे साथ आ गया, वरना हसीना वाजिद की हुकूमत में बांग्लादेश भी उनके साथ था, श्रीलंका उनके साथ है, अफगानिस्तान उनके साथ है, वो इंग्लैंड को भी मिला लेते हैं। तो वो मोनोपोली अपनी कायम करना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। और आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा, क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को इंडिया से खेलना चाहिए, क्योंकि ये सूरत खराब होती चली जा रही? तो साहब, वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है, ये एसीसी का इवेंट था, और आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के शहर कोलंबो में होना है, तो पाकिस्तान वहां जाएगा, यकीनन खेलना है, क्योंकि बड़ा रेवेन्यू आईसीसी देती है T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली हर टीम को। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जाएगा, लेकिन मौजूदा सिनारियों में जहां इतने ज्यादा जहर अफशानी कर रहा है भारत, तो उससे तो यही लग रहा है कि हालात और मजीद कशीदा होंगे। और इस वक्त ये पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, बल्कि पीसीबी वर्सेस आईसीसी हो चुका है ये मामला। जी ठीक हो गया। मेरे बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास कोशिश सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।